2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यह प्रायद्वीप हमेशा रूस का हिस्सा रहेगा। हालांकि 12 साल बाद अब वह वादा पुतिन के लिए निभाना और भी मुश्किल लगता है। जैसे जैसे यूक्रेनी लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइल हमले इस क्षेत्र पर तेज होते जा रहे हैं, उसकी आपूर्ति मार्गों को काटते हुए और प्रायद्वीप को अभूतपूर्व संकट में डालते हुए रूस का क्रीमिया पर नियंत्रण अब पहले से कहीं ज्यादा कमजोर दिख रहा है। पुतिन शायद आधिकारिक तौर पर अब इस क्षेत्र पर कब्जा बनाए रखने की कोई उम्मीद छोड़ चुके हैं और उनके लोगों की हरकतें इसे साबित करती है। इतिहासकारों के लिए ये घटनाएं उनके लिए नई नहीं होंगी। कई वैश्विक शक्तियों ने समय समय पर क्रीमिया पर नियंत्रण का दावा किया है, लेकिन कोई भी इसे हमेशा के लिए अपने कब्जे में नहीं रख सका। इस क्षेत्र पर सबसे पहला दर्ज आक्रमण 513 ईसा पूर्व की है। तभी फारसी साम्राज्य ने डेरियस प्रथम के नेतृत्व में इस क्षेत्र में बड़ा अभियान शुरू किया। समय के साथ नियंत्रण यूनानियों और रोमनों के पास आ गया, यहाँ तक कि बीजांटाइन साम्राज्य के पास भी। क्रीमिया की पहली बड़ी घेराबंदी 14वीं सदी में आई, जब गोल्डन होर्ड की मंगोल सेनाओं ने जेनोइस नियंत्रित काफा शहर को निशाना बनाया, आज जिसे फियोदोशिया कहते हैं। मंगोलों ने 1343 से 1346 तक शहर को घेर लिया और हमला किया, जब तक कि वे अंततः बुबोनिक प्लेग के बड़े प्रकोप का शिकार नहीं हो गए। घेरा हटाकर घर नहीं जाना चाहते थे। आक्रमणकारियों ने इसके बजाय दुनिया के सबसे पहले जैविक युद्ध के उदाहरणों में से एक को अंजाम दिया। उन्होंने प्लेग से संक्रमित लाशों को कैटापल्ट से शहर के अंदर फेंका, जिससे न केवल जेनुआ के लोग भागने पर मजबूर हुए, बल्कि इससे ब्लैक डेथ भूमध्य सागर और उससे आगे भी फैल गई। आने वाली सदियों में क्रीमिया ने कई घेराबंदी, आक्रमण और बहादुरी से भरे लेकिन अंततः व्यर्थ प्रयास देखे। उदाहरण के लिए सेवास्तोपोल की प्रसिद्ध घेराबंदी थी, जो क्रीमियन युद्ध के दौरान हुई थी और लगभग 1 साल तक चली थी, अक्टूबर 1854 से लेकर सितंबर 1855 तक। इसमें मित्र राष्ट्रों का गठबंधन था, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, ओटोमन साम्राज्य व सार्डिनिया। शहर को घेर कर और उस पर बमबारी करके, जिसे रूसियों ने चारों ओर विशाल किलेबंदी बनाकर बचाने की कोशिश की। बीमारी, ठंड और भूख ने मित्र देशों की सेनाओं को बहुत प्रभावित किया। आखिरकार वे विजयी होकर उभरे। बाकी रूसी भागने पर मजबूर हुए। 1920 में क्रीमिया रूसी गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविक विरोधी श्वेत सेना का ठिकाना था। सेना के अवशेष पेराकोप इस्तमुस पर मोर्चा संभालने की कोशिश कर रहे थे। वे प्रायद्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाली संकरी पट्टी पर रेड आर्मी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने करीब 1,50,000 सैनिकों व नागरिकों को समुद्र से इस्तांबुल भागने का समय दिलाया, लेकिन आखिरकार भारी दबाव में हार गए। द्वितीय विश्व युद्ध ने हमें एक और उदाहरण दिया कि कैसे ये कोई अभेद्य किला नहीं था। असल में क्रीमिया दुनिया के सबसे कठिन स्थानों में से एक है, जिसे अपने नियंत्रण में बनाए रखना बेहद मुश्किल है। 1941 में धुरी शक्तियों ने क्रीमिया प्रायद्वीप तक जाने वाले जमीनी रास्ते काट दिए। सोवियत सैनिक बंदरगाह शहर सेवास्तोपोल की ओर पीछे हटे। जर्मनों ने साल के आखिर में शहर पर कब्जा करने की कई नाकाम कोशिशें की। आखिरकार एक विशाल सेना जुटाई गई और भारी रेलवे तोपों तथा लुफ्टवाफे की बमबारी से सेवास्तोपोल पर हमला किया गया। जुलाई 1942 तक सोवियत रक्षा पंक्तियां लगभग ढह चुकी थी और दसियों हजार सैनिक मारे गए या बंदी बना लिए गए थे। धुरी शक्तियों ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। सिर्फ कुछ ही साल बाद 1944 में सोवियतों ने फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया। नाजियों की रणनीति को अपनाते हुए पहले जर्मन सेना को जमीन से काट दिया और फिर सेवास्तोपोल पर भारी गोलाबारी केंद्रित की। हालांकि विवरण अलग अलग है। इनमें से कई उदाहरण इस बात को उजागर करते हैं कि क्रीमिया जैसे स्थान को अपने नियंत्रण में रखना कितना चुनौतीपूर्ण है। ये सभी चुनौतियां अंत में एक साधारण बात पर टिकती हैं, ऐसी चीज जिसे सबसे ताकतवर और अमीर देश भी पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। भूगोल। क्रीमिया का अनोखा भूगोल उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों है। उदाहरण के लिए ये पूर्व, पश्चिम और दक्षिणा में बड़ी जल राशियों से सुरक्षित है। इसका मतलब है कि जमीन से पहुंचना बहुत सीमित है। हजारों साल तक क्रीमिया तक जमीन के रास्ते आने जाने का एकमात्र मार्ग उत्तर की ओर से था, जो यूक्रेन के दक्षिण से गुजरता था। हालांकि यह प्रायद्वीप कुछ संसाधनों में समृद्ध है, ये आत्मनिर्भर नहीं है। नियंत्रित करने वाली शक्ति को हमेशा भोजन, ईंधन, पानी आदि पहुंचाने के तरीके ढूंढने पड़े हैं। यही मुख्य बात है। आपूर्ति लाइनें। इतिहास में कई मौकों पर आक्रमणकारी सेनाओं ने उन आपूर्ति लाइनों को काटने पर ध्यान केंद्रित किया है, ताकि उनके दुश्मन के लिए क्रीमिया पर नियंत्रण करना असंभव हो जाए। जैसे ही खाना और ईंधन आना बंद हो जाता है, आखिरकार कब्जा करने वाली सेना को सफेद झंडा लहराना या पीछे हटना पड़ता है। हमने वही स्थिति बार बार होते हुए देखी है। बार बार प्रायद्वीप का अलग थलग होना उसके रक्षकों की हार से पहले हुआ। उनके किले की दीवारें कितनी भी ऊंची हो,
फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने चाहे जितनी किलेबंदी, खाइयां या बंकर बना लिए हों, या उन्होंने उन हमलावरों को कितनी भी अच्छी तरह खदेड़ा हो जो बहुत करीब आ गए थे, अगर उनके संसाधन खत्म होते तो उन्हें हार माननी पड़ती थी। और वही ऐतिहासिक सबक आज भी लागू होते हैं। क्रीमिया पर नियंत्रण का दावा करने के बाद पुतिन को लगा मुश्किल हिस्सा खत्म हो गया। असलियत में ये तो बस शुरुआत थी। प्रायद्वीप पर कब्जा करना कभी इतना मुश्किल नहीं रहा, उस पर कब्जा बनाए रखना ही असली चुनौती है। किसी हद तक ऐसा लगता था कि पुतिन यह समझते थे। ऐतिहासिक घटनाओं ने शायद उनके केर्च जलडमरू मध्य पुल बनवाने के फैसले को प्रभावित किया। 12 मील यानी 19 किलोमीटर लंबी इस इंजीनियरिंग की उपलब्धि को बनाने में लगभग $4 अरब खर्च हुए और इसने क्रीमिया के पूर्वी सिरे को रूसी मुख्य भूमि से जोड़ दिया। इससे प्रायद्वीप के आने जाने के लिए एक नया रास्ता खुल गया। 2022 में जब उन्होंने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने के आक्रमण का आदेश दिया, पुतिन ने उन मुख्य क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया जिन्हें रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले तथाकथित जमीनी गलियारे पर पूरा नियंत्रण पाने के लिए कब्जे में लेना जरूरी था, यानी डोनेत्स्क, जापोरिजिया और खेरसोन। इसका तर्क साफ था, अगर पुतिन क्रीमिया के पास के क्षेत्र नियंत्रित करते तो किसी भी दुश्मन के लिए, चाहे यूक्रेन हो या नाटो, आपूर्ति लाइनों को काटना और इस क्षेत्र को अलग थलग करना संभव नहीं होता। कम से कम ऐसा ही लगता था। यूक्रेन ने ऐसी नई रणनीति अपनाई जिससे बिना खेरसोन या जापोरिजिया पर कब्जा किए क्रीमिया के संपर्क काटे जा सके। एक ऐसी रणनीति जो मिडल स्ट्राइक अभियान के रूप में सामने आई, जो अप्रैल 2026 की शुरुआत में शुरू हुई, और इसमें यूक्रेनी बलों द्वारा वन वे अटैक ड्रोन का इस्तेमाल करके उन परिवहन मार्गों और लॉजिस्टिक केंद्रों को निशाना बनाना शामिल है जिनका रूस मूल रूप से क्रीमिया को आपूर्ति करने के लिए उपयोग करता है। अभियान शुरू होने के बाद से हमने यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों में क्रेमलिन की सैन्य लॉजिस्टिक्स पर हमलों में वृद्धि देखी है। खासकर तथाकथित नोवोरोसिया हाईवे पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो एक प्रमुख सड़क है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर क्रीमिया तक जाती है और वर्षों से मुख्य मार्ग रही है। रूस इसी पर निर्भर करता है ताकि वह सैनिकों, सैन्य उपकरणों, भोजन, ईंधन और अन्य चीजों को प्रायद्वीप तक पहुंचा सके। अब उसी हाईवे को रूसी सैनिकों और सैन्य ब्लॉगर्स ने मौत का हाईवे कहा है, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन हमलों के चलते वहां ट्रक जलते और काफिले तबाह होते दिखे हैं। यूक्रेन ने प्रायद्वीप से सभी अन्य रास्ते काटने पर ध्यान दिया है। केर्च जलडमरू मध्य पुल पर कई बार हमला कर खतरे में डाला है। रूस की रेलवे फेरी और शैडो फ्लीट जहाजों को भी नष्ट किया गया जो क्रीमिया जा रहे थे। संक्षेप में, ऐसे महंगे जमीनी हमले की बजाय जिसमें भारी नुकसान हो सकता था और मोर्चे के दूसरे इलाकों में यूक्रेन कमजोर पड़ सकता था, कीव की सेनाओं ने इसके बजाय अपनी लगातार बढ़ती ड्रोन सेना का समझदारी से इस्तेमाल किया है ताकि रूस के लिए क्रीमिया में फिर से आपूर्ति या समर्थन भेजना जितना मुश्किल हो सके उतना मुश्किल बना दिया जाए। पहली नजर में ऐसा नहीं लगता। सेवानिवृत्त यूएस आर्मी ऑफिसर जनरल बेन होजेस ने हाल ही में ग्लोबल गैम्बिट पर एक इंटरव्यू में कहा, यह पारंपरिक घेराबंदी रणनीति है। होजेस बताते हैं कि यूक्रेन प्रायद्वीप को अलग थलग करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए वह उस परिवहन अवसंरचना को निशाना बना रहा है जिस पर यह निर्भर करता है। यूएस आर्मी यूरोप के पूर्व कमांडिंग जनरल के अनुसार कई लोग इस क्षेत्र से जा रहे हैं। सिर्फ नाखुश और निराश पर्यटक ही नहीं, कुछ सरकारी अधिकारी और लोग महसूस कर रहे हैं कि क्रीमिया जाल बनता जा रहा है और वे वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक रूसी अधिकारी के अनुसार पुतिन मान चुके हैं कि उन्होंने प्रायद्वीप पर नियंत्रण खो दिया है। लेकिन इससे पहले कि हम ठीक जाने कि क्या कहा गया था, आप देख रहे हैं मिलिट्री शो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। जबकि पुतिन ने सार्वजनिक रूप से क्रीमिया में संकट को स्वीकार नहीं किया है और क्रेमलिन अपनी पुरानी प्रचार रणनीतियों के सहारे इस संकट की गंभीरता को कम करके दिखा रहा है। एक विशेषज्ञ, मॉस्को में जन्मे अर्थशास्त्री इगोर लिपसेट का मानना है कि रूसी राष्ट्रपति पहले ही क्रीमिया से बाहर निकलने की योजना पर काम कर रहे हैं। मार्क फेगन के साथ एक साक्षात्कार में रूसी स्टेट ड्यूमा के पूर्व सदस्य अब मानवाधिकार कार्यकर्ता है। लिपसेट ने कहा कि पुतिन क्रीमिया से पीछे हटने की प्रक्रिया में हैं और इसे जनता के सामने सही ठहराने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति क्रीमिया में फंसे रूसियों के लिए मानवीय निकासी या ग्रीन कॉरिडोर की योजना नहीं बना रहे हैं, क्योंकि क्रेमलिन के लिए यह बहुत अपमानजनक होगा कि उसे यूक्रेन से अनुरोध करना पड़े कि वो अपने हमले रोक दे ताकि निकासी हो सके। इसके बजाय मॉस्को इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रहने का इरादा रखता है और बाद में जब क्षेत्र में हालात तेजी से बिगड़ेंगे और लोग अनिवार्य रूप से मरेंगे तो वह इसका दोष यूक्रेन पर डाल लेगा। मानवीय दृष्टि से सक्षम लोगों को पुल से निकलने देना चाहिए और बाकी को निकाला जाए। ये साफ है, पर ऐसा नहीं होगा। पुतिन कहेंगे यूक्रेन के कारण लोग मरे, उन्हें क्रीमिया में नागरिकों की मौत की परवाह नहीं। बच्चे या बुजुर्ग, दवाइयों, बिजली या काम कर रहे अस्पतालों की कमी के कारण वह अपनी जंग लड़ रहा है और आम रूसी
उसकी बलि चढ़ रहे हैं। उसी इंटरव्यू के दौरान लिप्सिट्स ने क्रीमिया की स्थिति को घेराबंदी जैसा बताया, कहते हुए पानी की कमी है और ऊर्जा अवसंरचना पर सफल यूक्रेनी हमलों के बाद बिजली की आपूर्ति अस्थिर हो गई है। क्रीमिया पुल के अलावा संचार व्यवस्था काफी हद तक ठप हो गई है। क्राइमिया छोड़ रही कारों की कतारें रिकॉर्ड स्तर पर हैं। रूसी लोग अचानक समझते हैं कि उन्हें तुरंत जाना है, जो डरावना और हास्यास्पद दोनों है। यह रूस में जागरूकता की कमी दिखाता है। वास्तव में 2026 की शुरुआती गर्मियों तक रूसी जनता को लगता था कि क्रीमिया पूरी तरह सुरक्षित है। कई लोगों ने वहां गर्मियों में छुट्टियां बुक की थी। वे प्रायद्वीप के रिसोर्ट्स, स्पा और समुद्र तटों का आनंद लेना चाहते थे। जबकि 2014 में अवैध रूप से कब्जा किए जाने के बाद से सैकड़ों हजारों रूसी स्थायी रूप से क्रीमिया में बस गए हैं। कई लोगों ने ये फैसले व्लादिमीर पुतिन की बातों पर लिए थे। उन्होंने कहा था कि क्रीमिया हमेशा रूसी था और रहेगा। उन्होंने दावा किया था कि यह एक सुरक्षित जगह है जो अपने घर लौटाई है, और उन्होंने रूसी नागरिकों को प्रोत्साहित किया था कि वे प्रायद्वीप पर जाएं, वहां घर खरीदे, व्यापार शुरू करें और इसी तरह की अन्य गतिविधियां करें। लोगों ने उन पर विश्वास किया, इसलिए वे भारी संख्या में क्रीमिया की ओर उमड़ पड़े। अब वे अपनी गलती समझ रहे हैं, पर कई लोगों के लिए बहुत देर हो चुकी है। बिल्कुल, यूक्रेन आम नागरिकों को सीधे निशाना नहीं बना रहा। ये रूस जैसा नहीं है। ये जानबूझकर लोगों के घरों पर बमबारी करने और अस्पतालों, चर्चों और स्कूलों जैसे स्थानों को उड़ाने का काम नहीं करता। हालांकि क्षेत्र तक जाने वाली आपूर्ति लाइनों को काटने में कीव की सेनाएं इसे न केवल सैनिकों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी रहने के लिए कहीं अधिक कठिन जगह बना रही है। बल्कि आम लोगों के लिए भी पूरे क्षेत्र में आपातकाल घोषित किया गया है। स्थानीय लोगों के लिए ईंधन खरीदना लगभग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि इसकी इतनी कमी है। कई घरों और व्यवसायों को बार बार बिजली कटौती और पानी की कमी झेलनी पड़ती है। नतीजतन क्रीमिया में रह रहे या छुट्टियां मना रहे कई रूसी बाहर निकलने को भाग रहे हैं और केर्च जलडमरू मध्य पुल की ओर कारों की मीलों लंबी कतारें लगी हैं और अनगिनत लोग सोशल मीडिया पर अपनी डर और निराशा जाहिर कर रहे हैं। साथ ही नागरिकों से क्रीमिया से निकल जाने या उससे दूर रहने की अपील कर रहे हैं और पुतिन को उनकी जाहिर निष्क्रियता के लिए सीधे तौर पर घेर रहे हैं। फिर से आम लोग राष्ट्रपति के घमंड से पीड़ित हैं। पुतिन इस बारे में कुछ कर सकते हैं। वे क्राइमिया की निकासी में मदद के लिए सैनिकों और संसाधनों को मोड़ सकते हैं। वह इस समस्या को खुलेआम स्वीकार कर सकते हैं और लोगों से कह सकते हैं कि वह उनकी मदद के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। वे सम्मानजनक तरीके से मानवीय गलियारा बनाकर अपने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल सकते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया और शायद करेंगे भी नहीं। इसके बजाय वह चुनिंदा तौर पर चुप रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि बाकी रूस को पता नहीं चलेगा कि क्रीमिया किस तरह नरक बन चुका है। वे इस संकट को छुपाने के लिए अपने पुराने झूठ और प्रचार पर निर्भर हैं। हालांकि जैसा कि सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सर्बियाई विशेषज्ञ डॉक्टर ओरहान ड्रागास ने कीव पोस्ट में लिखा, टेलीविजन बार बार कह सकता है कि क्रीमिया हमेशा के लिए रूस का है, लेकिन यह ग्रिड को स्थिर नहीं कर सकता, ईंधन टैंक नहीं भर सकता, नियमित आपूर्ति सुनिश्चित नहीं कर सकता, पुल पर इंतजार कम नहीं कर सकता या परिवारों को वहां रुकने के लिए राजी नहीं कर सकता जहां उन्हें अब सुरक्षित महसूस नहीं होता। 2014 से रूसी सरकार 2014 से क्रीमिया को सबसे बड़े राजनीतिक प्रतीक की तरह इस्तेमाल करती रही है और यह पुतिन के ताज का नगीना रहा है, जिसे वह न डूबने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं। उसका अधिग्रहण वर्षों तक उनकी सबसे बड़ी जीत लगा, यहाँ तक कि जब यूक्रेन पर पूरा आक्रमण शुरू हुआ, रूस का क्रीमिया पर नियंत्रण कभी संदेह में नहीं आया। डोनेट्स्क और लुहांस्क जैसे स्थानों को संघर्ष क्षेत्र और युद्ध भूमि के रूप में वर्णित किया गया। क्रीमिया शांत, स्थिर और व्यवस्थित जगह रहा, एक सुरम्य अवकाश स्थल और रूस की इस क्षमता का प्रतीक कि वह सिर्फ क्षेत्र पर कब्जा ही नहीं कर सकता बल्कि उसे बनाए भी रख सकता है, चाहे डोनबास में यह तथाकथित विशेष सैन्य अभियान जैसे भी चला हो। पुतिन शायद सोचते थे कि आने वाली रूसी पीढ़ियां उनके चले जाने के बहुत बाद भी उनका गुणगान करेंगी और उनकी विरासत का जश्न मनाएंगी, जबकि वे आने वाले दशकों तक काले सागर के समुद्र तटों पर धूप सेकती रहेंगी। यूक्रेन ने वह सपना चकनाचूर कर दिया है। शानदार मिडल स्ट्राइक अभियान ने पुतिन को जमीन पर वापस ला दिया है। अतीत से सीखकर यह क्रीमिया युद्ध के मित्र राष्ट्र गठबंधन की राह पर चला है। रूसी गृह युद्ध की लाल सेना, यहाँ तक कि द्वितीय विश्व युद्ध की धुरी शक्तियां भी प्रायद्वीप को अलग करना और आपूर्ति रोकना और इस पर कब्जा बनाए रखना लगभग नामुमकिन कर देना। पुतिन माने या ना माने, इससे फर्क नहीं पड़ता। जमीनी हकीकत खुद बोलती है। लॉजिस्टिक्स फेल हो रही है, संसाधन नहीं पहुंच रहे हैं, लोग घबरा रहे हैं और सारे संकेत यही बताते हैं कि हालात जल्दी सुधरने वाले नहीं है। असल में हालात लगातार और बिगड़ते रहने की संभावना है। यूक्रेन के पास अपने अभियान को जारी रखने के लिए जरूरी हथियार है और उसने अपने हमलों को तेज करना भी शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए जून में मई की तुलना में कहीं ज्यादा हमले दर्ज किए गए हैं। उसने कई शैडो फ्लीट जहाजों को नष्ट किया
जिन्हें रूस समुद्र के रास्ते क्रीमिया में आपूर्ति पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था और उसके पास केर्च जलडमरू मध्य पुल पर हमला करने या उसे नष्ट करने तक की भी क्षमता है अगर वो ऐसा करना चाहे। युद्ध के शुरुआती वर्षों में यह प्रायद्वीप सिर्फ ऐसी सुरक्षित जगह नहीं था जहां रूसी छुट्टियां मनाने जाते थे, बल्कि बड़ा सैन्य लॉजिस्टिक्स केंद्र भी था। यह दक्षिणी बेस था जहां से क्रेमलिन की सेनाएं खेरसॉन और जापोरिजिया पर हमला कर सकती थी या यूक्रेन में गहराई तक मिसाइलें और ड्रोन के झुंड दाग सकती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसा कि डॉक्टर ड्रागस कहते हैं, यूक्रेन ने क्रीमिया को एक सुरक्षित क्षेत्र से बदलकर लगातार खतरे वाले क्षेत्र में बदल दिया है और ये रुकने वाला नहीं है। इससे हमारे सामने सीधा सवाल आता है, अब पुतिन क्या करेंगे? लिप्सिट्स आदि के अनुसार दबाव शायद रूसी राष्ट्रपति के लिए बहुत अधिक हो सकता है। ड्रागस का मानना है कि वह इस संकट को छोटे छोटे बहानों की एक श्रृंखला में बांटने की कोशिश कर सकते हैं। क्षेत्र में तोड़फोड़ और तकनीकी विफलताओं की झूठी कहानियां बनाना, स्थानीय प्रशासन पर पर्याप्त देखभाल और नियंत्रण के मानकों को बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाना और अंततः यूक्रेन पर क्षेत्र में निर्दोष रूसी नागरिकों को क्रूरता से निशाना बनाने का आरोप लगाना। पुतिन ऐसे ही काम करते हैं। वह बलि का बकरा ढूंढते हैं और जितना संभव हो सके दोष खुद से जितना हो सके उतना दूर मर देते हैं। ये रूसी आबादी के कुछ हिस्सों पर काम कर सकता है, लेकिन ये क्रीमिया के उन लाखों लोगों पर असर नहीं करेगा जो अपनी जिंदगी को दिन ब दिन बिगड़ता देख रहे हैं। जो लोग ब्लैकआउट और ईंधन की कमी झेल रहे हैं, वे परिवार जो अब अपने घर की लाइट नहीं जला सकते या खुद को खिलाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं जुटा सकते, और वे छुट्टियां मनाने वाले जिन्हें उनके राष्ट्रपति ने झूठ बोलकर बहकाया और जिन्होंने अनजाने में युद्ध क्षेत्र की यात्राएं बुक कर ली। जैसा डॉक्टर ड्रागस कहते हैं, पुतिन की क्रीमिया कहानी की सबसे बड़ी कमजोरी उसी वादे की प्रकृति में छुपी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि क्रीमिया अस्थायी कब्जे में है या विवादित सैन्य क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि यह हमेशा के लिए रूस का है। अब वे शब्द अब उसी पर भारी है। इस वीडियो में आप रूसी राष्ट्रपति के सामने अनगिनत संकटों के बारे में जान सकते हैं। ये दिखाता है कि रूस की युद्धकालीन अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व दबाव में है और तेजी से पूरी तरह ढहने के कगार पर पहुंच रही है। या फिर इस वीडियो को देखें जिसमें विस्तार से बताया गया है कि यूक्रेन के एक छोटे गांव को रूस के लिए कब्जा करना क्यों असंभव रहा, जो उसकी सैन्य इतिहास की सबसे शर्मनाक विफलताओं में है। और अंत में रूस यूक्रेन युद्ध और दुनिया भर के अन्य संघर्षों से जुड़ी ताज़ा खबरों और गहन विश्लेषण के लिए मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।